हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टॉपिक शक्ति संतुलन, शांति और सुरक्षा करने वाले हैं। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या टीजी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने करा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। चलिए करते हैं शक्ति संतुलन। आखिर क्या होता है शक्ति संतुलन? वस्तुतः वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 18वीं और 19वीं शताब्दी की है, जहां पहले पांच छह मुख्य राष्ट्रकर्ता जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्षरत थे। अतः शक्ति संतुलन की धारणा से यह प्रकट होता है कि शक्ति राजनीतिक, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय विधियों से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति के संचालन से होती है। क्या होता है ये जो शक्ति संतुलन है? ये शक्ति राजनीतिक, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय विधि से नियंत्रित न होके राष्ट्रीय हित और शक्ति से संचालित होती है। आगे है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर। ठीक है। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी शक्ति संतुलन का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, हाँ, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे देशों के मध्य शक्ति का संतुलन बना हुआ था। शक्ति संतुलन की साम्यावस्था निर्मित थी, क्योंकि सभी राष्ट्र में शक्ति का वितरण लगभग समान रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत कोई कम था, ऐसा नहीं था, समान वितरण था। ये 18वीं 19वीं शताब्दी की बात। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तत्कालीन समय में शांति विद्यमान था। शक्ति संतुलन आगे शक्ति संतुलन को शक्ति की साम्यावस्था या शक्ति की बराबरी के बजाय शक्ति को अति प्रबलता के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए शक्ति संतुलन संतुलनकर्ता की भूमिका में थी। अतः ब्रिटेन की भूमिका संतुलन के रूप में थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने की थी। ठीक है। ऐतिहासिक रूप में शक्ति के संतुलन या शक्ति की साम्यावस्था को भंग करने का श्रेय फ्रांसीसी क्रांति को जाता है। जब इस फ्रांसीसी क्रांति को 1789 फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन के प्रयास किए गए तथा व्यक्ति के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी गई थी। वर्तमान समय में शक्ति का केंद्र केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो एमएनसी कंपनियां हैं, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, विश्व व्यापार संगठन, क्योंकि पहले की व्यवस्था और अब में काफ़ी डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी जिस देश में लगाएगी उस देश को बहुत फ़ायदा होता है, तो अब ये सब का भी बहुत प्रभाव पड़ने लगा है। शक्ति संतुलन सिद्धांत संतुलक बैलेंसर वह राष्ट्र होता है जिसके पास इतनी अधिक शक्ति हो कि जिस पक्ष में वो जाए वो अधिक शक्तिशाली। अब जैसे अमेरिका है फिलहाल के टाइम में। अगला आगे है, संतुलक हमेशा संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कौन था? ग्रेट ब्रिटेन था संतुलक के रूप में, लेकिन वर्तमान में क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अब ऐसा नहीं, कुछ विद्वानों का मानना है कि अब वो टाइम नहीं है कि कोई एक सत्ता ही सर्वशक्तिमान है। अब थोड़ा फिर काफ़ी सारे जैसे जो देश हैं काफ़ी शक्तिशाली हैं। ठीक है। अगला, शक्ति संतुलन स्थापना करने का साधन क्या क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप ध्यान रखिए। देखिए ऑप्शन दे देगा शक्ति संतुलन की स्थापना के कौन कौन से कारण, 4 दे देगा, एक अलग देगा। तो ये याद रखिए, जैसे जिस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया मैं वो आपको बताते जाऊंगी। देखिए, क्षतिपूर्ति है इसका साधन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। हस्तक्षेप है, मध्यवर्ती राज्य है, शस्त्रीकरण है, मैत्री संधियां हैं। आगे, वर्तमान समय में शक्ति संतुलन। तो शीत युद्ध के बाद के वर्तमान युग में कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन का कायम है। ठीक है। अन्य लोगों का विचार है कि वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय है। ठीक है, कोई एक का मतलब आधिपत्य नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि अब नॉन पोलर विश्व हो गया, मतलब कोई भी राज्य अब ऐसा शक्तिशाली नहीं रहा है। आगे है यूएनओ बैलेंस ऑफ पावर, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ और
शक्ति का संतुलन। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का मूल उद्देश्य था क्या था? यही था ना, शांति स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्र राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, राज्यों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानवीय सहयोग में वृद्धि करना तथा मानवाधिकार की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अध्याय 7 के प्रावधान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में सामूहिक सुरक्षा निर्मित करेगा। सामूहिक सुरक्षा का क्या? एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है, ये भी लाइन आता है, उसकी जो लाइन है, किसी एक राज्य का आक्रमण संपूर्ण विश्व की शक्ति पर आक्रमण माना जाएगा। अतः प्रत्येक राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के जिम्मे था। ऐसी स्थिति में शक्ति के संतुलन की धारणा प्रासंगिक है। यह सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। परंपरागत शक्ति संतुलन के समय सामूहिक सुरक्षा की कल्पना अनुपस्थित थी, लेकिन यदि व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की बजाय शीत युद्ध काल में शक्ति संतुलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित हुई। इसलिए शीत युद्ध के समय जो विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उपस्थित हुए, उन राजनीतिक विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ करने में असफल रहा। उदाहरण के लिए कोरिया संकट, ईरान, इंडोनेशिया, हंगरी में हस्तक्षेप, अरब इजराइल विवाद। आगे है वस्तुतः शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीतिक में जब सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का विघटन हुआ तो एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली होने की उम्मीद की गई, लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण, नाटो द्वारा सर्बिया पर किए गए आक्रमण तथा अमेरिका द्वारा दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी घोषित करना, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार करना, प्रक्षेपास्त्र संधि का उल्लंघन करना, इस बात के यथेष्ट प्रमाण की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि शक्ति संतुलन का अर्थ व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसे शक्ति के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए आज एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन एवं द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इन व्यावहारिक उदाहरणों के साथ साथ पामर और पार्किंस, याद रखिएगा, इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हैं कि वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के निर्माण और संरचना में भी शक्ति संतुलन के मूलभूत नियम को देखा जा सकता है। पामर एवं पार्किंस के अनुसार दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए कायम है क्योंकि इसके पीछे शक्ति संतुलन कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए लीग ऑफ नेशन असफल रहा है क्योंकि इसमें न तो अमेरिका ने भागीदारी दी न तो सोवियत संघ इससे दूर रहा, इसलिए वो असफल रहा। पामर पार्किंस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का विश्लेषण करते हुए इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद पर है, इसलिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग माना जाता है। यदि 5 अस्थायी सदस्यों को देखा जाए तो जिन्हें वीटो की शक्ति प्राप्त है, 5 शक्तियां तत्कालीन समय में महाशक्ति के रूप में विश्व व्यवस्था का निर्धारण कर रही है। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद की संरचना तत्कालीन विश्व में शक्ति संतुलन की संरचना के अनुरूप निर्मित की गई है। दूसरी ओर सामूहिक सुरक्षा के साथ राज्यों को आत्मरक्षा देने का अधिकार आर्टिकल 51, देखिए संयुक्त राष्ट्र में टोटल 111 आर्टिकल है, वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू पहले भी मैंने काफ़ी पहले, अगर आप मैंने शॉर्ट्स में जाना तो ओल्ड वाले में देखना तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके आर्टिकल से अभी जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था क्वेश्चन, उसमें भी आया था, आर्टिकल 23 आया था, तो उससे 1-2 आर्टिकल तो आपको आने ही आने, तो आपको मतलब आर्टिकल याद उसके भी ध्यान में रखने होंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करने में असफल तो नहीं होगा, इसलिए इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी स्पष्ट अलग प्रावधान है जो 52 से 53 में वर्णित है। ये भी आया है, देखो क्षेत्रीय सुरक्षा वाला कौन सा आर्टिकल है, 52 से 53, जिनके अनुसार नाटो तथा वर्षा
जैसे संगठन का निर्माण भी किया गया है। इसीलिए क्या नाटो की सहयोगी सुरक्षा महत्वपूर्ण है या संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा? सामूहिक सुरक्षा होते हुए भी क्षेत्रीय सुरक्षा का विकल्प क्यों प्रदान किया गया है? यदि व्यवहारिक उदाहरण से देखा जाए तो सामूहिक सुरक्षा की बजाय नाटो की सुरक्षा ज्यादा प्रभावी हुई है। हेडली बुल के अनुसार शक्ति संतुलन के द्वारा छोटे राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शक्ति संतुलन और शांति के संदर्भ में तीन प्रकार के दृष्टिकोण है। पहली श्रेणी में के विचारक के अनुसार एक ध्रुवीय विश्व में शांति एवं अस्थायित्व की संभावना सर्वाधिक होती है, क्योंकि एक महाशक्ति के द्वारा समूचे विश्व पर नियंत्रण कर लिया जाता है एवं इसके निर्देश के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और नियमों का निर्माण होता है। इस श्रेणी के विचारक अधिपत्यवादी अस्थायित्व के सिद्धांत को मानते हैं, उनके जिनके अनुसार एक महाशक्ति का आधिपत्य समूचे विश्व के अस्थायित्व में सहायक होता है। अब ये केनेथ वॉलर सीधे पूछते थे किससे रिलेटेड है, तो नव यथार्थवादी के प्रणेता हैं और यथार्थवादी हांस मॉर्गेनथाउ। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो केनेथ वॉल ने नव यथार्थवाद विचारक उपरोक्त मत से सहमत नहीं है, मतलब अगर पूछेगा जैसे स्टेटमेंट दे दिया तो क्या केनेथ वॉल इस विचार से सहमत थे, तो नहीं थे। ठीक है, उनके अनुसार द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन अधिक अस्थायी होती है, क्योंकि शक्ति के लगभग समान वितरण के कारण एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण नहीं करता। उदाहरण के लिए शीत युद्ध युगीन विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मतभेद के बावजूद भी सीधा युद्ध नहीं हुआ। क्यूबा संकट का सिर्फ आपको डेट पूछ देगा, बहुत सारे मतलब 2-3 वो इवेंट दे देंगे और उसका टाइम दे देगा, उसको मैच द फॉलोइंग कर देगा या तो फिर कालक्रम में सजाने को दे देगा। तो क्यूबा संकट आपको याद रखना 1962 का भी शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया। तीसरी श्रेणी के विचारक में मॉर्गेनथाउ और कार्ल लुईस सम्मिलित है। इनके अनुसार बहुध्रुवीय विश्व में शांति और अस्थायित्व की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें शक्ति का लगभग समान वितरण होता है। एक राज्य की शक्ति अधिशेष को दूसरे राज्य प्रति संतुलित कर देता है। विटकॉफ के अनुसार उपरोक्त मतों में कौन सा मत सत्य के अधिक निकट है, यह कहना कठिन है। यह भी कहना कठिन है कि किस व्यवस्था में अधिक शांति और अस्थायित्व रहेगा। सब लोग अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, अगला है डिटरेंस। ठीक है, प्रतिरोध, परमाणु छतरी। ठीक है, अब डिटरेंस क्या है, तो डिटरेंस के द्वारा शक्ति संबंधों को व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामंजस्य के बजाय विरोधी संबंधों को प्रकट किया जाता है। डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है जिसके द्वारा राज्य के आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है, क्योंकि आक्रामक राष्ट्र आक्रमण से होने वाली संभावित नुकसान को देखते हुए आक्रमण नहीं करते। देखते कि अगर आक्रमण करने से इतना सारा नुकसान होगा तो आक्रमण नहीं करते हैं। डिटरेंस भय को व्यक्त करने का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत राज्य के अनापेक्षित व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। डिटरेंस दो प्रकार के, एक परंपरागत है, एक परमाणु डिटरेंस है। तो सेकेंड विश्व युद्ध के पश्चात परमाणु डिटरेंस को डिटरेंस का पर्याय माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के समक्ष चुनौतियां विद्यमान है, क्योंकि उन्हें परमाणु हथियार का प्रयोग करना चाहिए। परमाणु हथियार के संभावित आक्रमण से राज्य स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रखे। जापान पर पहली बार परमाणु हमले के बाद अमेरिकी विदेश नीति में परमाणु हथियार की सर्वोच्चता का प्रभावी प्रयोग किया गया। परमाणु हथियार की धमकी के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फास्टर डैलेस ने कगार की नीति का पालन किया था। अमेरिका ने ऐसा प्रदर्शित किया कि वह वास्तव में परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा अन्य राष्ट्रों से सौदेबाजी भी की गई। अतः अमेरिका ने परमाणु हथियार के विनाश का आतंक पैदा किया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने साम्यवाद और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग का समर्थन किया, ऐसा विटकॉफ का मत है, परंतु अन्य विचारक इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। इनके अनुसार अमेरिका कभी भी परमाणु हथियार के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया। आगे है 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट किया, ये भी टाइम याद रखिएगा। अमेरिका ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया। अमेरिका ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का नारा दिया। इसके अनुसार
परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य सैन्य संघर्ष संभव नहीं है। सोवियत संघ ने आर्थिक एवं राजनीतिक कूटनीति के द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल दिया। प्रथम चरण में अमेरिका की सामरिक क्षमता सोवियत संघ से निर्णायक रूप से बेहतर थी। 1957 में सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा था, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सोवियत संघ अमेरिका से दूर दराज के ठिकाने पर भी हमला कर सकता है। आगे 1960 के दशक में क्यूबा संकट के दौरान केनेडी और क्रुश्चेव ने क्यूबा से सोवियत प्रक्षेप को हटाने के लिए बाध्य किया। क्यूबा संकट के दौरान पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो सकता है। इस संकट के दौरान अमेरिका की नीति में परिवर्तन आया। इस समय तक सोवियत संघ ने परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी सर्वश्रेष्ठता को तो दिया, अतः अमेरिका ने नई रणनीति का प्रयोग करते हुए परमाणु हथियारों के प्रयोग की बजाय राजनीतिक सौदेबाजी का सहारा लिया। 70 के दशक में डिटरेंस को पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मैड याद रखिएगा कि पर्याय के रूप में व्यक्त किया गया, जिसका अभिप्राय परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध सर्वविनाशक होगा, जिससे किसी की हार या जीत संभव नहीं। अब देखो, परमाणु हथियार प्रयोग करने से क्या हो, किसी की हार जीत वो जो देश है उस पर काफी घातक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आजकल युद्ध करने से मतलब राष्ट्र क्या बोलते हैं कि हथियार को इकट्ठा करते युद्ध करने के लिए नहीं, वो सामने वाले को दिखाने के लिए हम कितने शक्तिशाली हैं कि सामने वाला डरे कि हम युद्ध उनसे ना करें। पहले देखो, पहले के टाइम में हथियार इकट्ठा किया जाता है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में जितने भी हथियार खरीदे जाते हैं हर देश के द्वारा अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, युद्ध करने के लिए नहीं, सामने वाले को डराने के लिए कि हम इतने सक्षम हैं तो सामने वाला पहले ही वो ना करे, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा तो नहीं होता ना, ये तो बात होता ही है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और भी परमाणु युग के टाइम में युद्ध तो काफी घातक हो सकता है, अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विजय की बजाय अस्तित्व की चिंता प्राथमिक हो गई है। यहाँ यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 70 के दशक में दोनों महाशक्तियों की सामरिक क्षमता समान थी। परमाणु डिटरेंस 70 के दशक के दौरान निम्नलिखित प्रवृत्तियां उभरी। अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी मित्रों को भी परमाणु डिटरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसमें एटमी छाता या विस्तारित डिटरेंस भी कहा जाता है। दूसरी, परमाणु हथियारों के अप्रसार पर भी बल दिया गया। परमाणु हथियार की कटौती के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अनेक समझौते संपन्न हुए। आलोचकों के अनुसार यथार्थवादी विश्व में यह कहना कठिन है कि महाशक्तियां अपने मित्रों की रक्षा हेतु स्वयं विनाशक संघर्षों में संलग्न होंगे। परमाणु उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार परमाणु हथियार का प्रयोग केवल डिटरेंस के लिए ही नहीं, युद्ध के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार के प्रसार से इसके प्रयोग की प्राथमिकता में भी वृद्धि हुई। यद्यपि यह प्रयोग सीमित रूप में होगा, ऐसी उनकी मान्यता है। आक्रामक युद्ध में रक्षात्मक विकास की ओर। तो सेकेंड विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए आक्रामक रणनीति का प्रयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने 80 के दशक में स्टार वॉर का नारा दिया। ये भी याद रखिए, स्टार वॉर का नारा, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्टार वॉर किसने दिया, तो राष्ट्रपति रीगन ने दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत अमेरिका भूमि की रक्षा अंतरिक्ष में निर्मित कंप्यूटर प्रणाली द्वारा करने की योजना बनाई गई। किसी भी बाह्य प्रक्षेपास्त्र को सीमा पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने परमाणु डिटरेंस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। आलोचक भी यह मानते हैं कि परमाणु हथियार आक्रामक हथियार है, रक्षात्मक नहीं। 1985 में सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के सत्ता में आने के पश्चात परमाणु हथियार की कटौती हेतु व्यापक पहल की, क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक रूप से खस्ताहाल हो चुका था। उसे अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने पर कारगर प्रतिबंध लगाने की पहल की। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप और डिटरेंस, तो भारत
1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किए। पश्चिमी विचारकों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मध्य डिटेंस की संकल्पना लागू नहीं होगी। इनके मध्य परमाणु हथियारों का संघर्ष सुनिश्चित है। अमेरिका ने भारत पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए दबाव डाला, ऐसे भी कुछ हाँ दबाव डाला था। विगत 10 वर्षों के दौरान दोनों के मध्य परमाणु हथियार के प्रयोग के विकल्प में विचार नहीं किया गया। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य परमाणु क्षेत्र में विश्वास निर्माण के उपाय किए गए। इस बिंदु पर परस्पर विरोधी मत पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग पर विचार करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी सम्मिलित होंगे। जबकि दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नो फर्स्ट यूज की संकल्पना का समर्थन किया। भारत ने आरंभ से ही भारत का जो परमाणु हथियार की नो फर्स्ट यूज मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई यूज कर दिया तो हम कितनी बार करेंगे उसका भी वो नहीं, ठीक है। आगे है, जब अमेरिका सहित अनेक विकसित राष्ट्र भारत को परमाणु क्षेत्र में उच्च तकनीक क्षमता वाला उत्तरदायी राष्ट्र मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये चैप्टर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सॉरी ये है क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा। ठीक है, ये करेंगे, ये हम राजेश मिश्रा की बुक से कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में आपकी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस है। आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट को भी चेक करना। और मेरे शॉर्ट्स भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने सारा उसमें जो फैक्ट है ना याद करने वाला वो, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं रहता वीडियो बनाने की, तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू दे देती हूँ कि जो जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप एक बार मेरे शॉर्ट्स को देखना और जो आपके लिए हेल्पफुल है उसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।